नमस्कार। तो वेलकम टू माय फेवरेट चैनल विद्या ज्ञान। ठीक है, तो आइए आज हम इसमें देखते हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया सा अध्याय जो कि अलंकार। इन जनरल एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम एकदम इजी लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अलंकार के भेद देख ले रहे हैं। ठीक है, अलंकार के भेद देखने से पहले मुझे लगता है कि अलंकार के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अलंकार क्या है? अलंकार कुछ ऐसे तत्व हैं, हम शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि जरूरी नहीं है इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया हो सकता है कि वर्णों का भी प्रयोग किया हुआ, यानी कि अक्षरों का प्रयोग किया हुआ। तो अलंकार ऐसे तत्व हैं जो काव्य के अंदर क्या है, काव्य के अंदर शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार ऐसे तत्व हैं जो काव्य के अंदर शोभा बढ़ाते हैं। इसके चार मुख्य भेद हैं। एक शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार है, एक उभयालंकार है, पाश्चात्य अलंकार है। इन जनरल अगर हम एग्जाम्स के अंदर देखें तो उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार से साहित्य ही कोई प्रश्न देखने को हमें मिलता हो ये, हाँ, लेकिन ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शब्दालंकार और अर्थालंकार सबसे ज्यादा इन्हीं दो से जो अलंकार के भेद हैं, इन दो से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दो मुख्य भेद हैं। ठीक है, अगर शब्दालंकार के हम भेदों को देखें तो इसमें एक अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और पुनरुक्तिदाभास अलंकार है और वीप्सा अलंकार है। ठीक है, ये गलती से लिखे आप समझ लीजिए, वीप्सा अलंकार है। और अर्थालंकार का जो भेद है उसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अर्थालंकार के दो तीन और भेद भी हैं, लेकिन जो मुख्य भेद हैं जिससे इन जनरल सबसे ज्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है वो यही भेद है। आइए सबसे पहले क्यों ना हम अनुप्रास अलंकार को ही देख ले रहे हैं। शब्दालंकार, एक चीज और जानने की जरूरत है कि यहाँ पर देखिए शब्दों के अंदर ही हमें क्या होता है, चमत्कार देखने को, माइरेकल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हम अर्थालंकार के अंदर देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो शब्द जो लिखे हुए हैं, शब्द के बाद जो अर्थ निकल के आता है उसके अंदर हमें चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को ही देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जो वर्ड है, जो काव्य का पद होता है, काव्य का क्या होता है, पद होता है, पद, उसके अंदर जो वर्ड होते हैं, वर्ड, उसमें क्या होता है, वर्णों में आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, एक मिनट, हमारा पैड हिल रहा है, जरा इसके नीचे कुछ लगा लिया जाए। हाँ, तो इसमें क्या है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति, अब हम अच्छे से लिख सकेंगे। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर रहता है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसमें देखो अगर एग्जाम्पल देखिए, र और र वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा दो एक एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल बहुत ही है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र यानी कि चार वर्ड की आवृत्ति होती है, इसमें लिखूंगा नहीं क्योंकि आपका समय ज्यादा हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बीच सा उजाला। ठीक है, ये भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, ये एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, हम क्यों ना एमक अलंकार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एमक अलंकार। पिछली बार हमने देखा जैसे कि अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या है, वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन एमक अलंकार के अंदर जो है शब्दों की आवृत्ति होती है। इसमें क्या होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार जो शब्द है, शब्द का अर्थ अलग होता है। ठीक है,
शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेहतरीन से समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक और है, जैसे एक काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर हम देखेंगे कि काली घटा, इसमें क्या, घटा जो वर्ड है, घटा जो शब्द है, इसका बार बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों में अर्थ अलग है। काली घटा यहां पर एक बादल के लिए प्रयोग किया गया है, और जो काली घटा के अंदर जो घमंड है, ठीक है, किसका, बरसने का, वो यहां पर कम हो गया, घटने का मतलब कम है। यहां पर काली घटा का मतलब बादल है, यहां पर घटा का मतलब कम है। इसी प्रकार कुछ और एक एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, कनक कनकते सेगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौरा। एक ये एग्जाम्पल है जो बहुत पॉपुलर है कि कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौरात। दोनों जगह जो कनक कनक है, कनक और कनक है शब्द, एक कनक का मतलब सोना है और एक का मतलब है धतूरा। धतूरा एक फल होता है, अगर व्यक्ति को सोना अधिक मिल जाता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास बहुत धन है। और यदि व्यक्ति धतूरे नाम का फल खाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, और मनुष्य को जो पॉइजन खा लेता है उसके अंदर क्या, मेडनेस आ जाती है, कि सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो जाता है। इसी के बारे में बताया गया है कि कनक का दो अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, एक का सोना है, एक धतूरा है। यमक अलंकार इस प्रकार है, शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। अब हम श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार के अंदर सिर्फ शब्द एक बार यूज होता है, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे तो बेहतर होगा। एक मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल लेते हैं। रहमन पानी राखिए, यहां पर लिख रहे हैं, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सब सून, पानी गए ना उबरे, होती मानुष चून। देखिए, रहमन पानी राखिए, यहां पर जो पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहां पर देखिए, जो पानी का अर्थ है, तीन जगह प्रयोग हुआ, एक तरह से तीन अर्थों में प्रयोग हुआ। अगर हम मोती के संदर्भ में देखते हैं, अगर हम मोती के संदर्भ में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कांति, यानी कि चमक। अगर हम मनुष्य के संबंध में देखेंगे तो इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। ऐसे लोग कह रहे थे ना कि अरे तेरा तो पानी ही मर गया, यानी कि तेरा आत्मसम्मान चल गया। और मोती के ऊपर पानी चढ़ाना, इसका मतलब क्या होता है कि चमक का आ जाना। और ऐसा ही एक चून है। चून का इसमें दो अर्थ मुझे समझ में आते हैं। एक तो चून का अर्थ है चूना, और दूसरा शायद चून का मतलब आटा भी हो सकता है, पिसा हुआ। इसमें क्या है, जल के लिए यूज हुआ, यानी कि पानी की तीन जगह यूज हुए। एक तो चमक के लिए यूज हुआ मोती में, मनुष्य में आत्मसम्मान के लिए, और चून में जल के लिए यूज हुआ। इस प्रकार ये है। अब हम देखेंगे अर्थालंकार के अंदर सबसे पहले पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जैसा कि जानते हैं, इसमें क्या होता है, शब्द का लगातार दो बार प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए लगातार एक ही शब्द को दोहराते हैं। क्या करते हैं, काव्य का सौंदर्य को बढ़ाने के लिए लगातार शब्द को दोहराते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ठौर ठौर बिहार करती सुंदरी सुरनारियां। एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है, यानी देखिए, ठौर ठौर बिहार करती सुंदरी सुरनारियां। और ठौर ठौर का मतलब क्या होता है,
जगह जगह। और देखिए एक ही जगह दोनों शब्द यूज हो गए। अगर आपको किसी भी काव्य में ऐसा शब्द यूज देखने को मिलता है जिसमें एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ और खासकर उसके बीच में डैश लगा हुआ है, तो आप आंख मीच के पूर्णोक्त प्रकाश अलंकार को लगा दीजिएगा। ठीक है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अलंकार जो है, इनको हम दोनों को कंफ्यूजिंग अलंकार यहां पर लिखेंगे, कन्फ्यूजिंग। ठीक है, कंफ्यूजिंग अलंकार है, सबसे ज्यादा भ्रामक अलंकार है, इसको हम बोल सकते हैं भ्रामक। सबसे ज्यादा तंग करने वाले अलंकार यही दो हैं, और क्यों ना हम इनको सबसे लास्ट में पढ़े, दोनों को अंतर देख के समझेंगे, आराम से समझेंगे कि कैसे होने वाला है। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति हिंदी पढ़ता है वो कक्षा 6 से ही अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जरूर जानता होगा। और अतिशयोक्ति अलंकार एक सबसे ज्यादा पॉपुलर अलंकार है और इन जनरल लोग प्रयोग भी करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को, यहां पे लिख रहे हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, और थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसी काव्य के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के लिए उसका वर्णन जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल, जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लिख ले रहे हैं, चलो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक कॉमन सी चीज है यार कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी लग नहीं पाई। ठीक है, उससे पहले लंका जल गई, निशाचर विभाग है। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन सम इवेंट्स हैपन इन दिस पॉसिबिलिटी इज जीरो, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब कोई ऐसा इवेंट घटित होता है जिसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो उस इवेंट को घटित होने की, तो उसमें क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो एक ऐसे एग्जाम्पल, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे जब ये एग्जाम्पल उस वक्त का, जब महाराणा प्रताप क्या है, युद्ध लड़ने जाते हैं, तो क्या कहता है कि आगे जब उनका घोड़ा जाता होता है तो क्या होता है, आगे कई नदियां पड़ती हैं। अब सीधी सी बात है, घोड़ा नदियों को पार नहीं कर सकता है, इतनी ताकत तो होती नहीं, क्योंकि नदियां बहुत लंबी और चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, ये एक बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शन किया गया है। अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार को बहुत सरल तरीके से। जब प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, इसमें बादल है, पेड़ है, समुद्र है और पहाड़ है, जितना भी तुम प्राकृतिक वस्तुएं ले सकते हो, जब उनमें क्या करते हैं, मानवीय क्रियाकलापों का प्रयोग करते हैं। तब उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काव्य के अंदर जब प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय क्रियाकलापों के साथ जोड़कर देखते हैं तब मानवीकरण अलंकार होता है। आप किताबों में इस प्रकार भी पढ़ते होंगे कि जब जड़ पर चेतन का बोध होता है तब मानवीकरण अलंकार होता है। ये भी बात सही है। जड़ का मतलब क्या होता है? जो चीज चल फिर नहीं सकती है। ठीक है, यानी कि अचेतन चीज है। और जब अचेतन चीज पर चेतन चीज का प्रयोग होता है तो उसमें मानवीकरण अलंकार। और क्यों ना हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए कितना बढ़िया था। फूल क्या होता है? फूल हंसते नहीं बल्कि फूल खिलते हैं। इसमें बताया गया है कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई। एक मानवीय क्रिया का, मानवी तो हंसता है लेकिन यहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इसमें एक मानवीकरण अलंकार हो। एक और है कि सागर की ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें
मधुर गान। सागर की ओर पर, ये लिख लेना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सागर की ओर पर ये उर है, ठीक है। नाच नाच, अब हम यहाँ पर रेड पेन थोड़ा ले ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्या आया जाता है यार। सागर की ओर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। एक ही एक एग्जाम्पल है, यानी कि सागर को जो हृदय है उस पर क्या लहरें नाच रही हैं और उस पर मधुर गान करती हैं। इसमें भी एक तरह से मानवीकरण अलंकार है। क्या लहरें नाचेंगी? हाँ, मानता उछल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई गायन कर सकें या कोई संगीत गा सकें, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं विरोधाभासी अलंकार। यहाँ पर क्या होता है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ विरोध प्रकट किए जाते हैं जो एक्चुअल में विरोध नहीं होते हैं, एक्चुअल में अपोजिशन नहीं होता है। इसको इंग्लिश में आयरनिंग बोलते हैं, आयरनिंग बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं विरोधाभासी अलंकार के अंदर। जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी, जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी। अब एक चीज देखिए कि जब से आंख लगी, यहां पर कॉमा, जब से आंख लगना का होता है किसी से अनुराग हो जाना, क्या होना? प्यार। यानी कि जब से किसी से अनुराग हो गया तब से नींद नहीं, आंख ना लगना, यहां पर नींद ना लगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इसमें विरोधाभासी अलंकार है। अब हम जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के अंदर भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों ना हम इनको ही बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों में तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसमें भी तुलना, इसमें भी तुलना। इसमें डायरेक्ट तुलना नहीं करी जाती, यानी कि इनडायरेक्ट, और इसमें क्या है? डायरेक्ट तुलना करी जाती है। हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतरीन से समझेंगे। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हरे पद कोमल कमल से। एक ये एग्जाम्पल है कि हरि के जो पद हैं, हरि के यानी कि भगवान के जो पैर हैं वो कोमल हैं, किस प्रकार? कमल की तरह, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन अगर हम इस पर यहां पे लिखते हैं हरि पद कोमल कमल, हालांकि कोई एक एग्जाम्पल नहीं है लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए हरि की जो पद हैं वो डायरेक्ट कोमल है, कोमल भी नहीं शब्द ये यूज नहीं होगा, डायरेक्ट कमल, हरि पद कमल, ये शब्द यहां पर प्रयोग नहीं होगा। कैसे? अब हम इस चीज को भी आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए यहां पर ये हमने मिटा दिया, ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ। अब मान लीजिए हम बता रहे हैं आपको कैसे, ब्लैक पेन लेकर, हाँ, इसमें क्या होता है कि उपमा अलंकार के अंदर तीन चीज होती है। एक उपमेय होता है, आपने पढ़ा हो, एक उपमान होता है, एक साधारण धर्म होता है, और एक चीज और होती है वो है वाचक शब्द। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, उपमेय क्या है? पद, यानी कि जिस चीज की तुलना करी जाए वो उपमेय है। उपमान क्या है? कमल, यानी कि जिस चीज से तुलना करी जाए वो उपमान है। साधारण धर्म क्या है? कि जो उपमान है जो उसका गुण है, क्या है? कोमल है, इसको हम साधारण धर्म बोलते हैं। इसमें कोमल आ गया शब्द, ये साधारण धर्म है। अब हम वाचक शब्द को देखें तो वाचक शब्द क्या है? जिसके द्वारा दोनों की तुलना करी जाती है। जैसे से शब्द को यूज किया गया है, इसमें बताया गया है कि तुलना करके, तो ये क्या हुआ? वाचक शब्द हो गया। इसके अंदर सिर्फ उपमेय और उपमान पाए जाते हैं, उपमेय और उपमान पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हरि पद कमल, देखिए इसमें भी तुलना होगी। हर के जो पद है वो क्या है? कमल है। कमल कैसा होता है? कोमल होता है। तो सीधी सी बात है, बात तो सेम इसमें भी बोली गई, बात इसमें भी सेम बोली गई कि हर के पैर कमल की तरह कोमल है, लेकिन इसमें पूरी तरह से इनडायरेक्ट चीज बोली गई है, इसमें डायरेक्ट चीज बोली गई। अगर हम एग्जाम्पल देखें, उप, यहाँ पर देखिए याद करने का तरीका है, देखिए उप आया शब्द, उप का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी नहीं होता। मान लीजिए उपप्राचार्य, उपप्राचार्य,
यहाँ पर लेके चलिए उपप्राचार्य। जब उपप्राचार्य किसी शब्द को प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल से लेने की प्राचार्य से कोई आदेश ले लेंगे, उसी की बात तो करेंगे। तो वैसा ही समझिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट इस बात को नहीं कह सकते हैं वो प्राचार्य के हरिपद कमल, पहले पूछेंगे उसके बाद ऐसे बोल देंगे स्टेज पर आके हरिपद कोमल कमल से। एग्जाम्पल ये है, आप तरफ से याद रखें। और एक एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन पायो, ये किसका है? रूपक अलंकार का है। कैसे? अब देखिए, राम रतन धन पायो, राम रतन यानी कि भगवान राम नाम का जो रतन है वो धन पाया मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन, जो धन का नाम क्या रखा है? डायरेक्ट इन्हें राम रतन रखा है। अगर हम इसको इसी प्रकार लिखते, पायो जी मैंने राम रतन सा धन पाया, तो यहाँ पर सा शब्द आ जाते यानी कि उसकी तरह धन पाया, तुलना तब भी हो जाती। लेकिन अब धन की तुलना इसमें भी करी गई राम रतन से, लेकिन क्या कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि डायरेक्ट बोल दिया गया। जब किसी उपमान को डायरेक्ट, जो उपमेय है डायरेक्ट उपमान पर जो है हावी हो जाता है, ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में क्या होता है? ये चीजें सारी पाई जाती हैं। यही एक बेसिक सा अंतर है। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कर कमल कोमल सा है, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, ये भी एक एग्जाम्पल किसका? उपमा अलंकार का। कर कमल सा कोमल है, यानी कि देखिए इसमें भी एक तरह से अच्छी तुलना करी गई है। अब हम जितने भी मुख्य मान लीजिए मैंने थे सारे के सारे पढ़ा दिए। इसी के साथ मानता हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट हैं किसके बेसिस पर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं मुझे लगता है। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पूरी देखी है तो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थैंक्स। और अगर आपको लगता है किसी विशेष समास के ऊपर या किसी विशेष अलंकार के ऊपर, किसी के ऊपर भी आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित या किसी गणित से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, तो आप निसंदेह मुझे कमेंट में बोलिएगा। एक सिंगल कमेंट का भी जवाब मैं वीडियो के थ्रू दे दूंगा। अगर वीडियो मांगी और कमेंट में मांगे तो मैं कमेंट में दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।